ओके सो हाय गाइस, थैंक्स फॉर इनविटेशन शुभम। एक्चुअली देखो, हम स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग से और जाएंगे एडवांस लेवल तक। ओके, सो आई होप कि ऑल इज गुड। तो आई सारे बी सी ए और बी सी ए के स्टूडेंट रहेंगे ऑलमोस्ट। ओके, तो जस्ट मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो फर्स्टली मैं मेरे बारे में बताता हूँ। ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो आपको क्या करना चाहिए। सो जस्ट आई ओपन द गिटअप। जो गिटअप की साइट पर जस्ट सेकंड, आई होप कि माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, ग्रेट। Okay, so hi guys, I am Appa Saib. Actually, currently my roles is MERN stack developer. Okay, also the full stack developer in MERN stack developer. Okay, एंड माई फेवरेट ट्रैक इज, तो हम बाद में जाएंगे इसके ऊपर, आपको जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो करेंटली शुभम इज़ ऑल्सो वर्किंग इन आई टी एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग आई टी। तो शुभम का आई थिंक इज़ कम्प्लीटेड इंजीनियरिंग एंड मे बी आपकी जैसे ही मेरा बी सी एस कम्प्लीट हुआ है इन सोलापुर यूनिवर्सिटी से। तो फर्स्ट ऑफ कि आपकी ये डाउट रहेगी कि बी सी एस करने के बाद एम सी एस करना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्टली आपको ये कह रहा हूँ, यस यस यस, बी सी ए और बी सी एस, आई होप कि आपको पता है कि बी सी ए में क्या होता है कि एक सेमिस्टर में पूरी लैंग्वेज लर्न की जाती है। जैसे कि सी लैंग्वेज होगी तो फर्स्ट सेमिस्टर में पूरी लैंग्वेज, फिर बाद में सेकंड सेमिस्टर में सी प्लस प्लस लैंग्वेज आती है। बट बी सी एस के अंदर एक ऐसा होता है कि पूरे फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर में एक ही लैंग्वेज कवर होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है लैंग्वेज रिलेटेड, वो सारे पॉइंट कवर होते हैं बी सी एस के रिलेटेड। बट बी सी ए के अंदर क्या होता है, इमीजिएटली आपको ग्राफ करना पड़ता है। ओके, सो मेजरली दिस इज डिफरेंस। तो बी सी ए एज कम्पेयर टू सॉरी बी सी एस से बी सी ए जल्दी आपको ग्राफ करना पड़ेगा, सारे लैंग्वेजेस आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आपको बी सी एस के बाद एम सी एस करना चाहिए या नहीं करना, या जॉब करना चाहिए। देखो, यहाँ पर एक्चुअली मेरा पर्सनली सजेशन ये रहेगा आपके लिए, if your financial condition या your background condition good, okay, then you continue MCA और MCS। बिकॉज क्या होता है कि देखो, किसी कंपनी के एक क्राइटेरिया होता है कि उन्हें MCS कंप्लीटेड एम्प्लॉय चाहिए। बट कोई स्टार्टअप जो कंपनी होते हैं उनको इस क्राइटेरिया के कुछ लिमिटेशन नहीं रहता। बट आपने बी सी एस करने के बाद इमीजिएटली जॉब तो आपको जो मिलता है वो मोर देन आपको कैंपस में ही मिलता है। तो आपका कॉलेज बेटर है तो कॉलेज के अंदर आपकी कंपनीज मल्टीपल कंपनीज आ जाएगी, इंटरव्यू लेगी और वहाँ से आप सिलेक्शन हो गए। एक्चुअली जो स्टूडेंट कॉलेज लेवल से ही मतलब सिलेक्शन होता है, उसको अच्छा पैकेज भी मिलता है और गुड कंपनी मिलती है। इन केस उसको कंपनी नहीं मिली, वो रिजेक्शन हुआ, तब भी कुछ कोई ड्रॉबैक्स नहीं। तो वो कंटिन्यू एम सी एस भी कर सकता है। अदरवाइज वो क्या कर सकता है कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, जैसे कि naukri.com हो गया, shine.com आएगा, मल्टीपल साइट है, वहाँ पर आप आपकी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो और आप इंटरव्यू दे के वन बाय वो आप सिलेक्शन हो सकते हो। तो आई होप कि आपके इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो बता देना मुझे। एनीवन क्वेश्चंस? हेलो हेलो गाइस, या कुछ भी डाउट हो रहा आप, आई नो इंग्लिश मराठी हिंदी जैसे चाहिए वैसे चाहिए, आपको जितने डाउट आ रहे वो एक्सप्लेन कर देना, डोंट वरी। ओके, तो गॉट इट।
तो फर्स्ट ऑफ तो आपने जो ये कर रहे कि यू राइट नाउ वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप कंपनी इज़ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। देखो क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होती है डायरेक्टली आप, मेरा तो पर्सनल सजेशन रहेगा वो आप डायरेक्टली एमएनसी या बड़ी कंपनी में कभी सिलेक्ट मत होना। जो आप स्टार्टअप से जा रहे हो आपके लिए क्या है वो एज अ बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टार्टर्स कंपनी में आपको मल्टीपल चीज़ें अचीव या लर्निंग के लिए मिलते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, फिर बाद में क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, ये सबको आपको स्टार्टअप कंपनी मिलते हैं। वंस यू गेटिंग ऑल द नॉलेज, आपको मतलब पूरा समझ में आया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है आईटी में, देन यू कैन, आपको एक्सप्रेस लेटर मिल जाएगा, आपके पास एज कम्पेयर टू नॉलेज भी हो जाएगा बेटर वे। तो आप अनदर कंपनी से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप एचआर को उस कंपनी के मतलब naukri.com पर आपकी प्रोफाइल अप टू डेट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, और आप मल्टीपल प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। या सेकंड वन, गाइस सेकंड एनी क्वेरीज फॉर कॉलेज रिलेटेड। तो मैं आगे की जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ, टेक्निकली रहेगा वो जर्नी थोड़ी सी, मतलब आपको क्या है किस सिनेरियो में जाना चाहिए इसलिए, बट मैं फर्स्टली कवर टू योर कॉलेज लेवल। आपको कॉलेज लेवल के कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मुझे। ओके ओके करेक्ट। करेक्ट। या मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ओपनिंग है आज के डेट में, और आज के डेट में एज़ कम्पेयर टू मैं ये कहूँगा कि जितने हमारी इंजीनियर हो गई, मैकेनिकल हो गई, उससे बेटर हमारी आईटी फील्ड एज गुड। क्योंकि अभी देखो जहाँ पर आपने मान लीजिए पीसीएस कंप्लीट किया तो आपके पास एक तो लैंग्वेज आपकी परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट मतलब आपको मल्टीपल लैंग्वेज होती है, जावा होती है, सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, मल्टीपल। तो आपको ये भी डाउट होगा कि हमें किस पर जाना चाहिए। तो आपका ये फर्स्टली पॉइंट होना चाहिए कि आपका कौन से लैंग्वेज पर मतलब प्रॉपरली है, जैसे कि किसी का जावा रहेगा बेटर, किसी का सी रहेगा, किसी का सी प्लस, किसी का ASP.NET रहेगा। तो आप एक कोई तो लैंग्वेज चूज कीजिए और उस पर उसके रिलेटेड जॉब सर्च कीजिए। या या सो ये देखो यहाँ से यहाँ तक सारे मैं पॉइंट एक ही टॉपिक के अंदर कवर करने वाला हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ मैं क्या कर देता हूँ, आपके लिए एक बेटर एक डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ, सो इजी फॉर यू अंडरस्टैंड। सो हम क्या करेंगे, फर्स्टली आपको यहाँ पर रोड मैप में बताता हूँ। ओके ओके, अब रोड मैप के अंदर सो आपकी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, जैसे आप इंटर कर रहे हो। तो रोड मैप के अंदर फर्स्टली जो आ जाएगा, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आप एक तो फ्रंट एंड डेवलपर हो सकते हैं। ओके, फ्रंट एंड साइड हो सकते हैं, ये एक पॉइंट होगा कवर आपका। फिर बैक एंड, इसका एक सेकंड पॉइंट होता है कि बैक एंड रिलेटेड। ओके, बैक एंड साइड हो गया। ओके,
थर्ड आपका हो गया कि प्लेटफॉर्म रिलेटेड हो गया, ओके। फिर बाद में डिज़ाइन आ जाता है, ओके। फिर यहाँ पर पीओ मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो सारा पीओ के काम होता है, मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, ओके। तो फर्स्ट इज फ्रंट एंड बैक एंड प्लेटफॉर्म रिलेटेड हो गई। प्लेटफॉर्म के अंदर सारी जो सर्विसेज होते हैं, अजूर हो गया, AWS हो गया, सारी और डिप्लॉयमेशन, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म टीम दिख रही है। डिज़ाइनिंग मतलब जो कोई भी फ्रंट एंड का पेज होगा, जैसे कि हमारी कोई भी साइट लेते हैं कि जैसे कि कौन सी साइट लेंगे अभी हम, yahoo.com कंसिडर कीजिए। तो yahoo.com की जो फ्रंट एंड की साइट होगी, ये डिज़ाइन करने के लिए एक डिज़ाइन की टीम रहेगी, कोई भी साइट लेना, ओके। और पीओ मतलब आपको ये समझ में आया। तो कंसिडर कीजिए कि इतने साइट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो इस साइट के अंदर आप कोई भी जा सकते हैं। तो फर्स्टली हम 1 बाय 1 पॉइंट कवर करेंगे। तो फर्स्टली हम जाते हैं हमारे फ्रंट एंड के साइड, ओके। तो फ्रंट एंड के साइड देखो, आज की डेट में जो करंटली मोस्टली यूज जो टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है, ओके, तो मैं आपको साथ आई विल एक्सप्लेन यू। तो फर्स्टली देखो, जो आपकी बिगनिंग जो स्टार्ट है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कहाँ से बिगनिंग करनी चाहिए, तो आई होप कि आपने बिगनिंग फर्स्टली बेसिक्स ले कवर होनी चाहिए, जो आपके कॉलेज लेवल से स्टार्ट होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट्स, ओके। ये आपकी बेसिक होनी चाहिए कंसिडर। और देखो सी लैंग्वेज है ना, वो सबकी एज अ बिगनिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, ओके। सी लैंग्वेज क्यों बिगनिंग होनी चाहिए, तो उसके अंदर जो कोई हमारी सिंटैक्स रहेगी, हमारी लैंग्वेज कैसी यूज़ होनी चाहिए, फिर बाद में हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो हमें वो सारे पॉइंट हमारे सी लैंग्वेज में कवर होते हैं। तो हमें आइडिया आ जाते हैं कि एक लैंग्वेज, कंप्यूटर के लैंग्वेज किसी तरीके से इंटरप्रेटर, कंपाइलर समझ जाती है, तो हमें किस तरीके से कोड लिखना चाहिए। तो सारे मतलब एरे ऑफ क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ क्या होता है, ये सारे आपको सी लैंग्वेज में कवर हो जाएगा। आई होप कि अपनी सी लैंग्वेज आपको प्रॉपरली आई होगी, आपने उसके अंदर मल्टीपल्स मतलब प्रोग्राम किए होंगे, जैसे कि एल्गोरिथम क्या है, प्राइम नंबर क्या है, वो सारे आपको साथ आ रहे हैं। तो आई होप कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता है, मतलब बेटर वे से आप जंप कर रहे हो। अब आते हैं हम सी लैंग्वेज से C++। अब C++ क्या है, सुपरसेट ऑफ सी। सुपरसेट ऑफ सी क्या कहते हैं, फर्स्टली सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते थे, फंक्शन वाइज कोड करते थे। कोई हमारे वहाँ पर कोई हमारा इंटरफेस नहीं था, हमारे क्लासेस नहीं थे, मतलब देखो कोई भी आपको, अब ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, इंटरफेस, क्लासेस। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है। कोई भी किसी भी क्लाइंट की एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन लेना, कोई एक ग्रोसरी की लेना, कोई आप एक शॉपिंग की लेना, ई-कॉमर्स की या बैंकिंग रिलेटेड, वो एप्लीकेशन बड़ी होती है। तो बड़ी एप्लीकेशन आपको सी लैंग्वेज में लिखनी हो तो नॉट इज मतलब पॉसिबल है, बट उसको कितना टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसके लिए क्या हो, एक लैंग्वेज पर दूसरी लैंग्वेज अपग्रेड हुई, C++। और C++ के आई होप कि आपको पता है, इसके अंदर क्लासेस बेस हम लिख सकते हैं, फिर बाद में यहाँ पर इंटरफेसेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, तो आपको ये सब कुछ है। तो एडवांस है C से। अब C++ आई होप कि आपको C+ भी आ रही है। फिर बाद में आपको नई इंट्रोड्यूस लैंग्वेज हुई जावा, ओके। जावा क्या है, तो जावा हमें कॉलेज लेवल में हमने सीखा है कि जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। अब सिक्योर लैंग्वेज क्यों है, इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कि आपने जावा के अंदर कोई भी आपने कोड राइट किया, तो वो जो कोड होता है वो एक बाइट्स कन्वर्ट में होता है। तो बाइट्स मतलब ये सिक्योर होता है, मतलब बाइट्स में जाएगा, फिर बाद में आपको फिर डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन करना हो तो ये पॉसिबल नहीं है कोई हैकर को, तो इसलिए ये जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। और जितना C++ के अंदर है उतना सारा जावा के अंदर है, और जावा के अंदर नए फीचर भी ऐड हुए हैं, ओके। तो फर्स्टली आपको ये कॉलेज लेवल की जर्नी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ तक हमें पता है, और एक कॉलेज लेवल BCS पर और एक लैंग्वेज होती है ASP.NET। आई होप कि आपको ASP.NET से पहले आपको C# लैंग्वेज होती है। आई होप कि ये सारी लैंग्वेज आपको BCS में कवर हुई है। यस गाइस, नहीं हुई तो आपको कौन सी लैंग्वेज थी?
ओके पाइथन, ओके गॉट इट, तो पाइथन पर लेके गए। ओके देखो किसी कॉलेज ASP.NET C# रखता है, कोई कॉलेज पाइथन रखता है, नॉट प्रॉब्लम। मैं सिर्फ एक ट्रैक बताने वाला हूँ, पाइथन भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और ASP.NEट भी। देखो ASP.NEट के लिए हमें फर्स्टली C# लर्न करनी है। अब C# क्या है, C++ है, सिमिलर C# है। अब मोस्टली हम जाते हैं ASP.NEट। अब जब हमारी विंडोज़ रिलेटेड हम सिर्फ ये जो ASP.NEट जो है इसके लिए क्या यूज़ होता है, C# के अंदर सारे क्लासेस बेस आप लिख सकते हो, इंटरफेसेस है, सब कुछ फीचर आपको C# के अंदर है। और ये ASP.NEट एक तरीके से आप बड़ी बड़ी कंपनी के आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग .NET के अंदर से। फिर बाद में कोई कॉलेज के अंदर पाइथन होती है, तो पाइथन आज के डेट में अप टू डेट है। मतलब अप टू डेट में मतलब क्या है कि वो इजी टू लर्न है पाइथन लैंग्वेज। और पाइथन लैंग्वेज में भी हम बैकएंड का कोड लिख सकते हैं, फ्रंट एंड का कोड भी लिख सकते हैं। और पाइथन जो मोस्टली यूज़ होती है मशीन लर्निंग के लिए। ओके, और आज के डेट में ये मशीन लर्निंग इज़ वेरी यूजफुल, और ये इसके ऊपर बहुत सारे फीचर डिपेंड है जो मशीन लर्निंग के ऊपर। और मशीन लर्निंग के लिए बेसिक जो है आपको पाइथन, और पाइथन के अंदर आपको जो जांगो हो गया, मल्टीपल उसके क्या कहेंगे लाइब्रेरीज है, वो आपको आनी चाहिए। तब आप मतलब बैकएंड के लिए कुछ जांगो है, फिर बाद में मशीन के लिए अलग कोई लाइब्रेरी है। मुझे इतना पता नहीं पाइथन के रिलेटेड, बट मेरे अनदर टीम थी वो पाइथन में काम कर रही थी, तो मैं फ्रंट एंड के साइड काम कर रहा था, तो ये मुझे इतना पता है। बट पाइथन को आज डेट में स्कोप है। तो सेकंड जो आता है हम बात करेंगे फर्स्टली फ्रंट एंड साइड। आई होप कि आपके सारे ये कवर हो गए कॉलेज लेवल के। अब हम जाते हैं टेक्निकल लेवल के। फ्रंट एंड लेवल के लिए आपको देखो फ्रंट एंड क्या होता है। फर्स्टली फ्रंट एंड मतलब जो आपको क्लाइंट साइड, अब होता है एक सर्वर साइड और एक होता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड को आपको यूज़र इंटरफेसेस बनाना है। मतलब आपको कोई एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए दिया तो उसका UI क्रिएट करना आना चाहिए। आपको एक वेबसाइट दी तो उसका फ्रंट एंड बनाना आना चाहिए। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दी तो उसकी फ्रंट एंड क्रिएट होना चाहिए, तो उससे क्या कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, अब बैक एंड डेवलपर क्या होता है कि देखो बैक एंड डेवलपर मतलब बैक एंड का बिजनेस लॉजिक मॉडल करना। मतलब फ्रंट एंड तो हमारा क्रिएट होगा, कंसिडर कीजिए कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई और वेबसाइट बनाई, ये आपका फ्रंट एंड होगा। अब इसका बैक एंड जो होता है, बैक एंड मतलब इसका डेटाबेस कहाँ पर स्टोर करना है, बैक एंड का लॉजिक कहाँ पर लिखना है। मतलब आपने किसी को व्हाट्सअप किया, ओके, एक मैसेज किया, मैसेज करने मान लीजिए कि मैंने शुभम को एक मैसेज किया हाय करने के बाद ये मैसेज कहाँ पर जाएगा, फर्स्टली बैकएंड पर जाएगा। ओके, मैं इमेज भी ड्रॉ कर देता हूँ एक मिनट। ये क्लाइंट होता है, फिर से एक क्लाइंट हो गया। ओके, कंसिडर कीजिए कि मैं ये हूँ और ये शुभम है, और एक हम ये यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, हम ये कहते हैं हम या सर्वर। ओके, तो क्या करेगा, फर्स्टली मैं शुभम को हाई करूँगा, ये फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड से या क्लाइंट से क्लाइंट पर जाने के लिए मिडलवेयर होता है, एक सर्वर होता है। ओके, सर्वर के लिए ये कहेंगे हम बैकएंड, जो बिजनेस लॉजिक है। ये बैकएंड के अंदर क्या रहेगा, बैकएंड के अंदर मोस्टली जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो जावा होती है, फिर बाद में Node.js यूज़ होती है, और फिर बाद में पाइथन होती है। ये ध्यान रखना, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट आज के डेट अप टू डेट में जावा इज़ में मोस्टली यूजेबल, क्योंकि जितना हमारे बैंकिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उसका जो जितना बैकएंड रिलेटेड कोड है वो मोस्टली प्रिपेयर करते हैं जावा, क्योंकि जावा इज़ सिक्योर लैंग्वेज, और उसको कोई मतलब उसको हैक करना या कुछ करना, क्योंकि बैंकिंग इज़ अ फाइनेंशियल रिलेटेड वो प्लेटफॉर्म है, तो उसको मोस्टली जावा यूज़ होता है। सेकंड होता है Node.js इज ऑल्सो पॉपुलर एंड मल्टीपल पर्पस फॉर यूजिंग Node.js, एंड सेकंड वन इज ऑल्सो पाइथन के लिए ये जांगो या कुछ लाइब्रेरी यूज़ करके हम बैकएंड डेवलप कर सकते हैं। और उसका बैकएंड के अंदर और एक डेटाबेस, तो डेटाबेस आपको पता है। देखो मैं डीप में जा रहा हूँ, आपको कुछ भी डाउट हो तो बता देना। ओके, मुझे पता नहीं कि आप मतलब कवर कर रहे हैं कि नहीं, बट आई होप कि ओके। सो फर्स्टली डेटाबेस जो होता है हमारा SQL फॉर्मेट होता है, सेकंड हमारे होते हैं नॉन SQL फॉर्मेट। ये दो टाइप के हमारे मोस्टली डेटाबेस होते हैं। ओके, अब SQL और नॉन SQL के अंदर क्या डिफरेंस है फर्स्टली हम देख लेते हैं। फर्स्टली इसको मैं कवर कर देता हूँ एक रैप से।
सॉरी, यहाँ पर हम इसको लेंगे टीवी। ओके, या एस्टॉल हो गया। ओ ओ ओ ओ ओ आई थिंक जेड इंडेक्स का इशू है, बट आई होप कि ये मैं यहाँ पर ही ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर देखो, एक एसक्यूएल होता है, एक नॉन एसक्यूएल होता है। अब एसक्यूएल मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस हमारे टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस स्टोर होता है। जैसे कि आपका ओरेकल हो गया, आपको कॉलेज लेवल में ही ओरेकल हुआ होगा। फिर बाद में माई एसक्यूएल इज ओपन सोर्स, पर ओपन सोर्स के अंदर उसकी लिमिटेशन है। कुछ आप 5 MB तक ही डेटा स्टोर कर सकते हो माई एसक्यूएल के अंदर। आई डोंट नो राइट नाउ अभी कितना उसकी साइज़ है, वो अपडेट हुई होगी मे बी। तो ये ओरेकल है, ओरेकल इज़ ऑल्सो गुड एंड मोर डेटाबेस। उसके अंदर हडूप भी है। वो जो है वो क्या है, एक टेबल फॉर्मेट में मतलब उसके कॉलम्स होते हैं और रो फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है। मतलब आपने एक उसके अंदर आपको मल्टीपल उसका ऑपरेशन पता होनी चाहिए कि उसके मतलब क्रिएशन कैसे क्रिएशन की क्वेरी, सिलेक्ट की क्वेरी, फिर बाद में कोई टेबल हमको अपडेट करना है, अल्टर करना है, ये सब को आपको एसक्यूएल पार्ट में कवर होनी चाहिए। अब आपका सेकंड ये पॉइंट रहेगा कि मान लीजिए कि मुझे ओरेकल में आता है तो मुझे माई एसक्यूएल के अंदर आ जाएगा। देखो, आपने एक लैंग्वेज पर काम किया तो अनदर लैंग्वेज आपको इजीली आ जाएगी, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होते हैं। मान लीजिए कि आपने जावा सीखा, ओके, जावा आपको पता है कि इसके अंदर इंटरफेस है, क्लासेस है, और आप काम करना चाहते हो सी शार्प के ऊपर, तो सी शार्प वही फीचर है, सिर्फ आपको क्या हो रहा है कि सिंटैक्स चेंज हो रहा है। आपके एक लैंग्वेज से जंप कर सकते हैं अनदर लैंग्वेज पर, बट वो फर्स्टली जो आपकी मेन लैंग्वेज है उसके अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट कवर होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कवर करते आओ सारे सिंटैक्स, सारे रूल्स, और आप इजीली इन फ्यूचर में कभी भी आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, या आपको आज के केस में आप मान लीजिए कि आप एंगुलर पर काम कर रहे हैं। ओके, मैं ये पॉइंट सारे आगे कवर करने वाला हूँ, बट जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एंगुलर पर काम किया, बट आपको लग रहा है कि चलो आज के डेट में रिएक्ट पर ज़्यादा मतलब उस पर हाई पैकेज मिलता है और कंपनी भी हाई करे, तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंटैक्स सिर्फ चेंज हो जाए, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा। आपको थोड़ी सी लर्निंग करनी पड़ेगी, दैट सेट आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर टेबुलर फॉर्मेट में चेंज करना हो। अब इसका इशू क्या था, ड्रॉबैक्स। मान लीजिए कि इन केस रन टाइम क्लाइंट ने अपने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर 5 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स आपने ऐड किए, बट इन केस रन टाइम आपको 6 वैल्यू ऐड करनी है, 6 वाली वैल्यू, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। उसको आपको फर्स्टली टेबल को अल्टर करना पड़ेगा 6 कॉलम ऐड करने के, फिर बाद में आप उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट कवर था, ये कवर किया है नॉन एसक्यूएल ने। अब नॉन एसक्यूएल क्या होता है कि नॉन एसक्यूएल कलेक्शन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट। कलेक्शन और डॉक्यूमेंट मतलब क्या होती है, उसके अंदर कीज और वैल्यूज होती है। ओके, सो जस्ट तो मैं आपको ये बताता हूँ। ओके, तो आई होप, एक मिनट में यहाँ से आपको देखो, ये जेसन फॉर्मेट में वैल्यू होती है फर्स्टली। तो यहाँ पर आपकी रहेगी की, ओके, और यहाँ पर आपकी रहेगी वैल्यू। तो ये जो आपको की और वैल्यूज है, मल्टीपल आप कीज और वैल्यू इसको स्टोर कर सकते हैं आप नॉन एसक्यूएल में। तो नॉन एसक्यूएल क्या है कि आप इसका यहाँ पर आप रन टाइम 2 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, 5 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज एक ही कलेक्शन, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप ऐड कर सकते हो। इसका लिमिटेशन नहीं, इसको अल्टर करने की ज़रूरत नहीं, और इसका जो परफॉर्मेंस होता है एज कम्पेयर टू मतलब अनदर से, तो इज गुड, क्विकली फास्टली क्लाइंट को इमीडिएटली डेटा रिस्पॉन्स करता है। तो फर्स्ट मान लीजिए कि इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मोस्टली जो डेटाबेस है वो मोंगोडीबी है। आई होप आपको पता होगा, मोंगोडीबी इज पॉपुलर एंड मोस्ट यूज, जो बड़ी बड़ी कंपनी हो यूज़ हो रही है मोंगोडीबी। फिर बाद में हम चाहते हैं हमारे AWS के ऊपर, तो AWS खुद का एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है, वो एक्चुअली डायनामो DB है। डायनामो DB ऑल्सो नॉन एसक्यूएल फॉर्मेट, वो भी प्रोवाइड करता है AWS। मान लीजिए कि आप सारी चीज़ सारा डिप्लॉयमेशन आपकी सारी कंपनी AWS यूज़ कर रही है, तो आप उनका ही डेटाबेस यूज़ करके आप आपका जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर सकते हैं। फिर बाद में हम जाते हैं हमारे अजूर के ऊपर, तो अजूर के ऊपर एक उनका एक डेटाबेस है कॉस्मोस DB, तो वो भी एक
नॉन एसक्यूएल फॉर्मेट में, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको नॉन एसक्यूएल के 3 तो डेटाबेस आपको पता चला। फर्स्टली आपका मोंगोडीबी हो गया, अजूर के ऊपर डायनामोडीबी और सॉरी AWS के ऊपर डायनामोडीबी और अजूर के ऊपर आपका कॉस्मोस DB। ठीक है, तो ये आपका पता चलेगा कि एक्चुअली देखो मैं बेसिक कवर करना चाहता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाता। ज़्यादा डीप में जाना तो आप उसकी साइट पर यहाँ पर जाना डायनामोडीबी, ओके। तो आपको ईच एंड एवरी उनके क्वेरीज है, डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करना पड़ेगा प्रॉपरली और आप समझ लेना है ये सारे उन्होंने डेटाबेस क्या है, कलेक्शन क्या है, आपको थोड़ा सा उसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करना पड़ेगा, कैसे है क्या है, कैसे कलेक्शन क्रिएट होता है, कैसे हम जो हमारे टेबल के अंदर डेटा रिट्रॉय कैसे करते थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हम मोंगोडीबी से कैसे डेटाबेस रिट्रॉय करते थे। इतना मैं डीप में नहीं जाना चाहता, ओके। ऊपर का सिर्फ बिजनेस लॉजिक आपको बता रहा है। तो ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने हाई भेजा, हाई ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर हम कंसिडर कीजिए कि अभी सर्वर साइड मतलब बैकएंड है, यहाँ पर हम कंसिडर कीजिए कि हमने ये कोड Node.js के अंदर लिखा है। तो Node.js का ऑपरेशन क्या करेगा, फर्स्टली ये क्लाइंट से क्या मैसेज आए ये सारा बिजनेस लॉजिक लिखेगा, उसका डेट क्या है, टाइम क्या है, मतलब आपका साइड में कब मैसेज किया है, ये एक तरीके से बिजनेस लॉजिक। फिर बाद में वो कॉल करेगा हमारे डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस स्टोर करेगा और डेटाबेस स्टोर करने के बाद आपको ये मैसेज जाएगा, फिर से डेटाबेस टू सर्वर जाएगा, सर्वर भेजेगा डायरेक्टली क्लाइंट को। देखो क्या होता है कि आप मोबाइल के अंदर आप ये कर रहे हो, डेटा सेंड कर रहे हो और आप सिमिलर आप व्हाट्सअप वेब के साइड ओपन कर रहे हो, तो सिमिलर आपका डेटा सिंक्रोनसली यहाँ पर वेबसाइट के भी अंदर रिट्राई होता है। तो आपको इनकेस आपकी एप्लीकेशन स्टॉप है मतलब बंद है, इज़ नॉट वर्किंग, तो आपका जो वेब का है, एक्चुअली ये डेस्कटॉप की नई फीचर, अभी डेस्कटॉप ने एक फीचर अपडेट कर दिया था। मान लीजिए कि आपका डिवाइस ऑफलाइन गया तब भी आपका जो व्हाट्सअप आप कंटिन्यूसली रन कर सकते हो। तो उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए कि सर्वर का डेटा आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि क्लाइंट क्या और सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, ये एसक्यूएल नॉन एसक्यूएल डेटाबेस क्या है। अब हम आते हैं हमारे मेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखो टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड के साइड, फर्स्टली जो आपने ये पॉइंट कवर किया था, विच टेक्नोलॉजी टू डू करियर, ओके। देखो करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मान लीजिए कि आज की डेट ऑफ टाइम में सारी लैंग्वेजेस सारी एज अ गुड, मतलब आपको ये कंसिडर करना है एक लैंग्वेज कोई भी चूज़ करनी है, आगे जानी है। अब फ्रंट एंड साइड मोस्टली जो यूज़ होती है आज की मार्केट में, वो फर्स्टली यूज़ होती है रिएक्ट, ओके, रिएक्ट होती है। सेकंड आपको ASP.NET आ रही है, C# आ रही है, तो C# ASP.NET उसके अंदर आप MVC यूज़ कर सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली कोर ASP.NET आपको लर्न करनी पड़ेगी, फिर बाद में आपको जैसे जैसे आपको नॉलेज ग्रोथ करना पड़ेगा और जंप करना पड़ेगा आपको MVC के ऊपर। फिर बाद में आप जावा के अंदर जा सकते हैं। जावा के अंदर आपको पता है कि वहाँ पर आई थिंक स्विंग रहेगा। फर्स्टली आपको कोर जावा आना चाहिए, जो उसे ये कहते हैं जावा के अंदर वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए JSP होता है, JSP आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर बाद में उसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज है, वो आपको जंप करके नॉलेज ग्रोथ करके आपको जंप करना पड़ेगा। सो फर्स्टली देखो रिएक्ट और एंगुलर। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या क्या किस रोड में आपसे जाना पड़ेगा। सो देखो फर्स्टली ये जो रिएक्ट है ये पूरा चलता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो मैंने आपको फर्स्टली बताया कि आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। आपको CSS प्रॉपरली आनी ही चाहिए क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपका जैसे C लैंग्वेज बिजनेस लॉजिक के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे डिज़ाइन के लिए आपको HTML इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई आपको पेज क्रिएट करना है तो HTML का कौन सा टैग यूज़ करो, ये टैग यूज़ करने के बाद हमें मतलब हमें डिव कहाँ पर यूज़ करना है, हमें स्पैन कहाँ पर यूज़ करना है, हमें इमेज कहाँ पर यूज़ करना है, इमेज हमें सेंटर में लेने के लिए हमें कौन कौन सी CSS अप्लाई करनी पड़ी है। तो CS के भी आपको मल्टीपल उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए। मार्जिन क्या होता है, बॉटम क्या होता है, हाइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, फिर बाद में उसके सारे आपको मतलब बेसिकली कवर होनी चाहिए। अब HTML के अंदर HTML है, HTML5 है। HTML और HTML5 के अंदर क्या डिफरेंस है, आपको ये जो प्रेशर आप जब इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि HTML5 में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपको वहाँ पर बताना आना चाहिए कि वहाँ पर कैनवस इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर बाद में आपको जियो लोकेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब यूज़र का आप लोकेशन कैप्चर कर सकते हो।
मतलब आपको ये बेसिक कवर होनी चाहिए पॉइंट। ओके, CSS के अंदर आने के लिए देखो HTML मतलब क्या है कि आपका एक इंटरफेस, मतलब फेस कैसे है और इस पर फेस पर आपको क्या पाउंडर लगानी है, कैसे लगानी है, वो सब कुछ CSS काम करता है एज अ जोक नॉट ए सीरियस। ओके, CSS मतलब आपने जो डिज़ाइन किया है पेज, उसके ऊपर आप कितना आप मेकअप कर सकते हो, वो CSS है। आपकी CSS सब कुछ मतलब प्रॉपरली आना चाहिए। अब CSS के ऊपर हम एडवांस में जाते हैं तो आपको लेस आनी चाहिए, सास आनी चाहिए। अब ये क्या है, वो आपको जैसे जैसे आप देखो ये पॉइंट आप जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा थोड़ा आई नो कि मैं ज़्यादा स्पीड में आपको कवर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा तो आधा घंटा हो गया है, बट मैं ये सारे पॉइंट, शुभम के सारे पॉइंट कवर करूँगा तभी जाऊँगा। तो ये पॉइंट जो जो आपको लग रही है ये थोड़ा सा नोट डाउन करना, फिर बाद में जैसे आपको टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना, जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए। हाँ, CSS यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, तो CSS आपको पता चला CSS क्या है, कैसी है, बेसिकली आनी चाहिए। फिर बाद में CSS के आपको डायनेमिकली कुछ काम करना है, मतलब डायनेमिकली आपको हाइट विड्थ चेंज करना है, तो नई उसका फ्रेमवर्क अपडेट हुआ सास और लेस, वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सास कैसे काम करता है, लेस काम कैसे करता है। ओके, अब आपको कंसिडर कीजिए कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आपको HTML भी आ रहा है, CSS भी आ रहा है, जावास्क्रिप्ट। आपको देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक होता है कि आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट मतलब आपको फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना आना चाहिए। ये जावास्क्रिप्ट जो होती है क्लाइंट साइड यूज़ होती है। ओके, सारा क्लाइंट साइड का होता है, और जो Node.js होता है वो भी सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है। तो जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, बोथ साइड हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कंसिडर कर रहा कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ रही है, बट आपको रिएक्ट साइड पर जाना है तो मोस्टली आप फोकस करना जावास्क्रिप्ट साइड, CSS और HTML साइड भी फोकस करना, बट आपको बेसिक जो एडवांस जो कोर जावास्क्रिप्ट है वो सब कुछ आनी चाहिए। फंक्शन क्या होते हैं, लेट कहाँ डिफाइन करना है, वैर कहाँ डिफाइन करना है, फिर बाद में मतलब आपको CSS आ रही हो तो जावास्क्रिप्ट आई होप कि आपको मतलब आना ही चाहिए। देखो जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम जाते हैं, फिर बाद में आती है हमारी टाइपस्क्रिप्ट। ओके, जैसे हमने देखा कि C++ सुपरसेट ऑफ C, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का अगेन होता है टाइपस्क्रिप्ट क्या है, ये भी सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि उसका ईच एंड एवरी डेटा टाइप का हम टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के मार्केट में सबसे टॉप 5 लैंग्वेज में मैं बताऊँगा, तो सबसे टॉप 5 लैंग्वेज में होती है आपकी जावा टाइपस्क्रिप्ट। ओके, फिर बाद में आपके टाइपस्क्रिप्ट के नीचे आता है जावा, फिर बाद में गो लैंग्वेज आती है, फिर बाद में ऐसी मल्टीपल लैंग्वेज आती है। गो लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलप इन गूगल, तो आप देख लेना आपको साइमल्टेनियसली, बट टाइपस्क्रिप्ट इज अ टॉप लैंग्वेज। अब टॉप लैंग्वेज मतलब क्या है कि उसके अंदर इंटरफेसेस डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोड कंपाइल टाइम ही आपको पता चल जाएगा आपके इशू क्या है। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन किए, आपके डॉट जैसे आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी उसके दिख जाएगी। तो ये फीचर होता है आपको टाइपस्क्रिप्ट का। तो टाइपस्क्रिप्ट आपको आना ही चाहिए। आज के मान लीजिए एंटरप्राइज कोई भी आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो आई होप कि आपने जावास्क्रिप्ट आए आपको प्रॉपर्ली जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर सारे आपने जेनरिक क्या होता है, फिर बाद में आपने फंक्शन क्या होते हैं, ये सारे कवर किए और आपने मूव कर दिया टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। तो आई होप आपने टाइपस्क्रिप्ट के आपने कवर की। तो और इसके डीप में आपको जाना है तो यूट्यूब देखो, यूट्यूब के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने मेरा ये गिटअप, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर स्टूडेंट का एक गिटअप अकाउंट क्रिएट होना ही चाहिए, क्योंकि गिटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका जो टास्क होता है, अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे गिटअप के ऊपर डाल देना। ओके, तो गिटअप मतलब आप आज की टेक्नोलॉजी में कितने आप अवेयर हो और कितने आप काम कर रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पर आपको गिटअप में पता चलता है। कि कोई कंपनी आपको गिटअप के अकाउंट देख के ही पता चल सकता है कि आपने इस पर आज के डेट में आपने कौन से इस पर काम किया और आप कितने मतलब उसके अवेयर हो, कितने डीप में जा सकते हो। ये हुआ सेकंड हो गया। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा ये रिकवर हुआ, मैं कहा था टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए, HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट।
अब मान लीजिए कि ये आई तो आप जंप कर सकते हो फर्स्टली रिएक्ट के ऊपर। तो रिएक्ट क्या है, फर्स्टली मैं बेसिकली कवर करना चाहता हूँ। रिएक्ट इज ओनली यूआई लाइब्रेरी। यूआई मतलब देखो फ्रंट एंड जो साइड होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारा यूआई, और रिएक्ट इसीलिए बनाया है पूरा यूआई क्रिएशन करने के लिए। आप बेटर वे से यूआई क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल डॉम यूज़ करके, क्योंकि ये जो रिएक्ट होता है ये वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम क्या है वो टेक्निकली आप थोड़ा सा डीप में पे अंडरस्टैंड करना, किसी की यूट्यूब ट्यूटोरियल भी देख लेना। देखो मेरा यूट्यूब ट्यूटोरियल भी एक चैनल है, मैंने क्रिएट किया है। मैं पर्सनली जितना टाइम मिल सकता है वो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मेरा जो youtube.tech है यहाँ पर मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। इस पर सारे मैंने वीडियोस क्रिएट किए, जैसे कि बिगनिंग्स फॉर, इसके अंदर ये ASP.NET है, रिएक्ट है, जितने लैंग्वेज जहाँ जहाँ मुझे पता थे वो सारे मैंने क्रिएट किए। तो आपको टाइम मिले तो ये देख लेना, ओके। बट ये सारे यूट्यूब के चैनल देखने के लिए बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक से मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, सारा एडवांस ये। सेकंड पॉइंट ये था, हाँ, आपको जावास्क्रिप्ट और डीप में लर्न करना है तो किसी का भी यूट्यूब का चैनल उसका एंड टू एंड वीडियो देख लेना, समझ लेना, पॉइंट नोट डाउन करना, फिर बाद में उसके ऊपर टाइपस्क्रिप्ट किसी का तो किसी ने क्रिएट की होगी उसकी प्लेलिस्ट, उसके लर्न करना स्टेप बाय स्टेप। फिर आते हैं हम रिएक्ट के ऊपर। अब रिएक्ट के ऊपर जो मैंने बताया कि फर्स्टली ये जो है ये पूरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्रिएशन फॉर यूआई डिज़ाइन और वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया, ओके, कंसिडर कीजिए ये आपने डिव है, ओके, ये आपका सेकंड डिव है, ये नाम हेडर है, ओके, ये आपका थर्ड डिव है। तो वर्चुअल डॉम क्या होता है कि ये आपकी मेन कंसेप्ट हो गई, यहाँ पर आपको सारे लिंकिंग होते हैं, ओके। और ये जो होता है ये सारा एक ट्री स्ट्रक्चर में कलेक्ट होता है, मतलब ये आपका मेन डिव हो गया, उसके अंदर ये डिव हो गया, उसके अंदर ये डिव, और ये मतलब ये डिव के अंदर ये डिव है, फिर बाद में ये डिव के अंदर ये डिव है, ये डिव के अंदर, मतलब आपको ये पता होता है कि HTML के अंदर मल्टीपल आप एक पैरेंट के अंदर एक चाइल्ड बना सकते हो। तो मान लीजिए कि कंसिडर कीजिए वर्चुअल डॉम क्या है और रियल डॉम क्या है। अब मान लीजिए कि आपने इस डिव पर काम किया फिलहाल, और इसका टेक्स्ट था एक हेलो था और आपने उसको हाई कर दिया। तो वर्चुअल डॉम क्या करता है, बस उतना ही कंपोनेंट आपको अपडेट करेगा, ना कि होल ऑफ द कंपोनेंट। तो इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट साइड का जो रेंडरिंग पार्ट होता है, मतलब पेज रिफ्रेश का, वो इमीडिएटली आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और क्लाइंट साइड को वो बेटर वे से परफॉर्मेंस आउटपुट मिलता है। तो इसलिए आज के डेट में रिएक्ट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस गुड है एज कम्पेयर टू अनदर लैंग्वेज। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड लैंग्वेज। अब देखो आप वंस आपको जावास्क्रिप्ट आ गई, टाइपस्क्रिप्ट आ गई, तो आप दो लैंग्वेज पर आज के मार्केट में मूव हो सकते हैं। एक है आपकी रिएक्ट और सेकंड है आपकी एंगुलर। एंगुलर पर भी आज के डेट में अच्छा स्कोप है। एंगुलर क्या करता है, रियल डॉम यूज़ करता है। मान लीजिए आपने कोई कंपोनेंट अपडेट कर दिया तो ये पूरा अपडेट कर देगा। तो एंगुलर के बहुत सारे वर्जन आ गए, आई डोंट नो कि उसके यहाँ भी अंदर ये उन्होंने ये ड्रॉबैक्स फिक्स किया होगा, बट जहाँ तक मुझे एंगुलर 1 और 2 आ रहा था उसके अंदर ये डिफ़िकल्ट थी कि वो पूरा रेंडर करेगा, तो इसलिए उसका लोड और वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो था। इसलिए ये एंगुलर के एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट बेटर है। और रिएक्ट के और मतलब एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स है, बट वो आप देख लेना थोड़ा सा रिसर्च करके। ओके, तो रिएक्ट देखो, रिएक्ट दो वे से, मैं थोड़ा सा रिएक्ट के डीप में जाना चाहता हूँ। ओके, तो रिएक्ट आप दो वे से आज के दो वे से आप कोडिंग कर सकते हो। एक होता है क्लासेस बेस्ड, एक होता है हुक्स बेसिस। क्लासेस बेस्ड मतलब आपको पता है कि आपने जावा के अंदर क्लासेस बेस्ड पूरा कोड लिखते हैं, C# के अंदर क्लासेस बेस्ड पूरा कोड लिखते हैं। तो रिएक्ट एक्चुअली एक तो रिएक्ट फर्स्टली आप यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट से भी लिख सकते हो, यूजिंग जावास्क्रिप्ट से लिख सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा, आपको टाइपस्क्रिप्ट आ रही तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही आप रिएक्ट का कोड लिख देना, बेटर है फॉर यू एंड योर अनदर डेवलपर। मान लीजिए कि आप 4 पीपल एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, तो आपने जो कोड लिखा है अनदर पीपल के लिए इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसका डेटा टाइप क्या डिक्लेयर किया है, ये कहाँ पर यूज़ हुआ है, उसको डेफिनेशन इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसलिए आप, और कंपाइल टाइम ये सारे इशू आपको पता हो जाएगी, इसलिए मैं प्रिपेयर करूँगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट ही यूज़ कर देना।
ओके, तो रिएक्ट इज टू वे से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक है आपका जावास्क्रिप्ट और सेकंड है आपका टाइपस्क्रिप्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉरी, हाँ, दो वे से दो लैंग्वेज यूज़ करके, मतलब एक ही लैंग्वेज मेनली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट एक ही लैंग्वेज है। फिर बाद में क्लासेस बेस और हुक्स बेस। अब हुक्स बेस जो है वर्जन जो रिएक्ट का 16.8 आ रहा है, वहाँ पर हुक्स सपोर्ट हो रहा है। अब हुक्स क्यों आया, उसका क्या है, देखो कोई ना कोई नए वर्जन आ रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, कुछ ना कुछ ये रहता है। तो हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ, यूआई बेटर वे से यूआई आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके अंदर मल्टीपल उन्होंने फीचर इनबिल्ट दे यूज़ स्टेट हो गया, यूज़ हुक्स हो गया, यूज़ रेप हो गया, यूज़ कॉल बैक हो गया। ये आपका हो गया एक रिएक्ट हुक्स के बेस है। अब उसके अंदर डीप में जाते हैं तो आपको एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स आना चाहिए। देखो रिएक्ट आ गई मतलब आप एक तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हुए, तो इसके अंदर डीप में आपको जाना पड़ेगा। रिएक्ट ओनली फॉर यूआई, बट मान लीजिए आपने यूआई तो कर दिया, बट उसका बिजनेस लॉजिक क्लाइंट साइड, मान लीजिए कि आपके पास 10 फॉर्म है, 10 फॉर्म का डेटा, मान लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म का डेटा लास्ट फॉर्म में जा रहा है, तो आपको ये सारी, इसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ब्ला 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 फिल। तो ये आपको कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। अब स्टोर करने के लिए ग्लोबल स्टोर करनी पड़ेगी, और एक कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट पास करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी आनी चाहिए। तो उसके लिए एक पॉइंट होता है, दो लाइब्रेरी सबसे आज पॉपुलर है, एक है रिडक्स और सेकंड है मोबेक्स। ओके, तो रिडक्स इज पॉपुलर है, बट मोबेक्स किसी डेवलप, मतलब ये इजी है बट किसी ने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं की। ओके, तो रिडक्स के अंदर अगेन आता है कि ये रिडक्स उसके वर्जन है, उसको रिडक्स थंक्स यूज़ है, रिडक्स सागा है। ओके, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोबेक्स इज अ ऑब्जर्वेबल के ऊपर चलता है, जैसे कि RX JX के ऊपर चलता है, वो भी गुड है लाइब्रेरी आज के डिज़ाइन में। ओके, तो ये हुआ हमारा एक तरीके से बिजनेस लॉजिक। फिर बाद में आपको ये फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए आपको CSS आनी चाहिए। CSS के अंदर आपको अगेन बूटस्ट्रैप आना चाहिए। बूटस्ट्रैप के, अब देखो बूटस्ट्रैप क्या है, बेसिकली मैं बताता हूँ। जो हमने CSS के अंदर मल्टीपल क्लासेस देखे, प्रॉपर्टीज़ देखे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की उन्होंने क्लासेस क्रिएट की है, और क्लासेस हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। जब आप बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो बूटस्ट्रैप की जो mean.js होती है, उसकी जो CSS फाइल होती है, वहाँ पर उन्होंने सारे क्लासेस लिखे, इनबिल्ट क्लासेस लिखे हैं। वही हम क्लासेस यूज़ करके हमारी डिज़ाइन ईजी वे से और फास्टर वे से हम डेवलप कर सकते हैं हमारा फ्रंट एंड पेज। फिर बाद में आपको टेलविन CSS भी आना चाहिए। टेलविन CSS क्या है ये भी आप देख लेना, थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए। ओके, टेलविन CSS क्या है, यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, CSS क्लासेस यूज़ करके वो कस्टम क्लासेस कर दी। जैसे कि मुझे कुछ थीम हो गया, कलर्स हो गए, इसको स्पेसिंग देना है, तो ये हम ग्लोबली एक प्रोजेक्ट के अंदर टेलविन config.js के अंदर है स्पेसिस हम मैनेज कर सकते हैं कस्टम, और कस्टम मैनेज करके आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको CSS के अंदर आपको कुछ एक डिव के अंदर आपको मार्जिन देनी है, तो आप क्या करते थे, स्टाइल, उसके अंदर मार्जिन टॉप 2 पिक्सल। बट टेलविन CSS उन्होंने इनबिल्ट क्लासेस लेके, जैसे कि ML-2, तो ऑटोमेटिकली वो 2 पिक्सल लेगा। तो ऐसे इनबिल्ट सारे उसने क्लासेस क्रिएट करे, और वो क्लासेस हम यूज़ करके हम हमारी जो फ्रंट एंड है वो बेटर वे से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको बूटस्ट्रैप आना चाहिए, टेलविन CSS आना चाहिए। तो ये दो टूल्स आ गए, तो आप बेटर वे से किसी भी आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन बेटर वे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको रिएक्ट पता चला होगा कि रिएक्ट के अंदर इन बिटवीन क्या है और कैसे है। एंगुलर भी जा सकते हैं, एंगुलर भी आज के मार्केट में गुड है। सेकंड आते हैं हम बैकएंड के ऊपर। ओके, मैं इजीली कवर करना चाहता हूँ। तो बैकएंड के ऊपर फर्स्टली जो यूज़ होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया कि फर्स्टली जावा होता है। जावा के अंदर देखो यहाँ पर हाइबरनेट और अनदर भी टेक्नोलॉजी हाइबरनेट यूज़ होता है। फिर बाद में नोड के अंदर बैकएंड का भी कोड लिख सकते हैं, और पाइथन के अंदर भी। अब नोड के अंदर और एक फ्रेमवर्क आता है कि नेस्ट.js ये बेटर वे से है। उसके अंदर आप स्टैंडर्ड कोड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और इजीली आप प्रोजेक्ट एंटरप्राइज एप्लीकेशन अचीव कर सकते हैं।
अब प्लेटफॉर्म क्या होता है कि देखो हमने फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, ये हमें कहाँ ना कहाँ तो डिप्लॉय करना पड़ेगा, तभी हमारा कोड क्लाइंट के साथ जाएगा। देखो हम डेवलपमेंट करते हैं हमारे लोकल सिस्टम पर, बट ये जब पब्लिश करते हैं तो हमारी सर्वर कहाँ ना कहाँ एक सिस्टम होनी चाहिए, वहाँ पर हम पब्लिश करेंगे और हमारा क्लाइंट यूज़ करेगा या कोई हमारे एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे। जैसे कि zoho.com क्या है, एक साइट है, वहाँ पर हम सारे एम्प्लॉयर लॉगिन लॉग आउट करते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिश कर दी, तो उसे ही कहते हैं प्लेटफॉर्म। तो एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर हमारा बैक एंड पर भी डिप्लॉय करेंगे, फ्रंट एंड भी डिप्लॉय करेंगे और हमारा बिजनेस लॉजिक चलता रहेगा। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, हेरोको हो गया, बट मोस्टली वी आर देखो मल्टीपल अलग अलग वे यूज़ कर सकते हैं, बट वी आर प्रेफर की AWS और सेकंड होता है अजूर, और कोई कंपनी गूगल क्लाउड भी यूज़ होती है, वो भी मतलब हर कंपनी का अलग अलग वे होता है, बट आज के मार्केट में अजूर और AWS इज़ गुड फॉर प्लेटफॉर्म साइड। वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म साइड आपको सारी सर्विसेज आनी चाहिए कि हम हमारा कोड कैसे डिप्लॉय करते हैं, फिर हमारी अब देखो फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको बिटवीन में होती है CI/CD पाइपलाइन। अब CI/CD पाइपलाइन क्या होती है, मतलब आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैंने ये बताया कि गिटअप, तो आपको सारा कोड जो है ये गिटअप के एक रेपो क्रिएट करनी आनी चाहिए, सारा कोड आपका पुश करना आना चाहिए गिटअप के ऊपर। फिर बाद में गिटअप के ऊपर जो कमांड होती है, जैसे कि गिट पुल हो गया, गिट पुश हो गया, गिट मर्ज, मतलब एक ब्रांच अनदर ब्रांच के अंदर मर्ज करनी है, रिबेस रिवर्ट, ये गिटअप के आपको सारे कमांड्स आने चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप आपका कोड डिप्लॉय करते हो किसी सर्विस के ऊपर, तो ये आप लोकल का तो कोड नहीं, डायरेक्टली किसी भी एक रेपो अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रेपो के अंदर कोड कर दिया, तो रेपो के अंदर आपको यहाँ पर से CID/CD मल्टीपल ब्रांच, एक ब्रांच आपको कोड आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बस मेरा यही सजेशन था कि आपको गिटअप की सारी कमांड आनी चाहिए। वंस यू लर्न गिटअप कमांड, तो आप बिट बकेट के ऊपर जा सकते हो, फिर बाद में आपके क्या कहेंगे अजूर के ऊपर डेवऑप्स है, डेवऑप्स के ऊपर जा सकते हो, फिर बाद में आपका गिटलैब है, गिटलैब, ये सारी कहाँ पर भी जा सकते हैं, बट आपको गिटअप की सारी कमांड आनी चाहिए, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी आपको गिटअप प्रिपेयर कर रही होगी, किसी कंपनी आपको डेवऑप्स प्रिपेयर कर रही होगी, किसी कंपनी आपको उनका खुद का कुछ ये रहेगा CD पाइपलाइन, तो यूज़ होगी, तो आपको ये कमांड्स आनी चाहिए। ओके, वंस आपको ये सारे गिटअप की कमांड पता चली, मतलब आपको आ गई, बैकएंड के भी आ गई, तो आपने क्या कर दिया, फर्स्टली आप क्या करेंगे, एक ब्रांच से एक CI/CD एक पाइपलाइन यहाँ पर होता है, एक क्रॉन जॉब होता है, ओके, जॉब रन करने के लिए, तो आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो। तो डिप्लॉय करने के बाद आपका फ्रंट एंड भी लाया हो जाएगा और बैक एंड भी लाया हो जाएगा। अब डिज़ाइन के लिए आपको डिज़ाइनर होते हैं, आपको कोई भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए डिज़ाइन की टीम अलग होती है, बैक एंड की टीम अलग होती है, फ्रंट एंड की टीम अलग होती है। तो डिज़ाइन मतलब आपको ऑलरेडी सारे डिज़ाइन ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, मतलब आपका लॉगिन का पेज ऐसा रहेगा, बटन का कलर ये रहेगा, बटन का फॉन्ट ये रहेगा, इनपुट टेक्स्ट ऐसा आ जाएगा, बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। तो वो डिज़ाइनर उनको एक्चुअली स्किल होता है कि किस वे से जो क्लाइंट है उसको अट्रैक्टिव डिज़ाइन दी जाएगी, तो डिज़ाइन की टीम होती है। अब प्योर प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब क्लाइंट के साथ उनको कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए, क्या फीचर इन्हेंसमेंट करना है, वो सारे लेके आते हैं, और ये सारे प्योर प्रोजेक्ट मैनेजर बैकएंड और फ्रंट एंड को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे वे से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है कि आपको आज के डेट में जीरा आना चाहिए, ओके। तो जीरा के लिए एक मैं जीरा बता रहा हूँ कि जीरा क्या है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट, मैं जीरा एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। जैसे कि अब देखो जो क्या है, जो का एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, जीरा इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गई। तो जीरा के रिलेटेड और भी कुछ, जैसे कि ट्रेलो हो गया, वो भी है, बट जीरा आपको मोस्टली लर्न करना कि इस जीरा लर्न करने के लिए आप उनके डॉक्यूमेंटेशन देखना, अदरवाइज वीडियो देखना।
कि जरा के ऊपर क्या होती है कि स्टोरीज क्रिएट करती है। स्टोरी मतलब स्प्रिंट वाइज होती है। देखो, हर प्रोजेक्ट का एक वर्जन क्रिएट होता है, वर्जन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मतलब आपके एप्लीकेशन की वर्जन 1.0 है तो नेक्स्ट टाइम 1.0.1 हो गई, तो जरा के अंदर एक स्प्रिंट होती है। मतलब आपके एक स्प्रिंट के अंदर लॉगिन पेज होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए। सेकंड स्प्रिंट के अंदर आपका नेक्स्ट वर्जन मतलब होम पेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट स्प्रिंट नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर। तो उस जो स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट के अंदर आपको हर डेवलपर के टास्क डिफाइन होती है, हर स्टोरेज डिफाइन होती है। एक्चुअली डेवलपर को करना क्या है, मतलब आज के हर मतलब डे एवरी डे उसके जरा के ऊपर टास्क क्रिएट होते हैं। प्रोजेक्ट पीओ उसको एक्सप्लेन कर देता है फ्रंट एंड बैक एंड को, आज को आपको करना क्या है, और उसको उस टास्क को एस्टिमेशन दे के वो आपको स्टार्ट करना है। ओके, आई होप कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस विच लैंग्वेज यूज बिगनिंग। ओके, तो देखो मैंने बताया कि ये जो बिगनिंग लैंग्वेज है, फर्स्टली आपको HTML CSS आनी चाहिए, फिर बाद में आप जावास्क्रिप्ट, फिर बाद में टाइपस्क्रिप्ट, और फिर बाद में एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट, एंगुलर। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज होती है, समझ गए ना। तो रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरीज है, और लाइब्रेरीज के ऊपर मल्टीपल लाइब्रेरीज जब होती है तो एक फ्रेमवर्क होता है, ये याद रखना। ओके, तो सेकंड था हमारा नोड मैंने बताया कि आपको ये इसके लिए बैकएंड साइड यूज़ होता है, जावा, नोड और पाइथन। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, प्लेटफॉर्म बताया, डिज़ाइन बताया, पीओ बताया, जीरो तो आपका जरा मतलब पता होना चाहिए, और रिएक्ट। अब ओके, रिलेटेड करें। अब देखो रिएक्ट नेटिव क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्ट होता है फ्रंट एंड साइड यूज़ होने के लिए। जो हम फ्रंट एंड की वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो हम बनाते हैं रिएक्ट के अंदर। अब रिएक्ट नेटिव क्या है, तो हम फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू। मैं नीचे थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम जाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, देखो सारे पॉइंट तो मैं डीपली नहीं कवर करूँगा, बट जितना पॉसिबल होगा वो कवर कर देता हूँ। एक होता है हमारा नेटिव ऐप्स, ओके, एक होता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म, और थर्ड जो हमारा होता है एक हाइब्रिड एप्लीकेशन। ओके, ठीक है। अब देखो नेटिव एप्लीकेशन क्या होती है। नेटिव एप्लीकेशन मतलब उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो एज कम्पेयर टू क्रॉस और प्लेटफॉर्म बेटर हो सकता है। मतलब ये जो डेवलपमेंट होती है एंड्रॉयड के लिए, हम कहेंगे जो एंड्रॉयड के लिए यूज़ होती है, एक तो आप एंड्रॉयड के लिए एक एंड्रॉयड की डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब जावा यूज़ करके और कोथलिन यूज़ करके, तो आप एक नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। ये हो गए एंड्रॉयड रिलेटेड। आपको iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो आप ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट यूज़ करके। तो देखो हर लैंग्वेज का एक अपग्रेड वर्जन होता है। जैसे आपने जावा आपको आई होगी, तो आपको एंड्रॉयड साइड पर एंड्रॉयड साइड पर काम करना है, तो आज के डेट में कोथलिन इज़ पॉपुलर एंड मोस्टली यूज़ होती है, तो कोथलिन आनी चाहिए आपको। आपको iOS साइड, iOS डेवलपर बनना है, iOS की मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो फर्स्टली जो सारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो रहे थे ऑब्जेक्टिव सी के अंदर, जैसे हमारी सी लैंग्वेज थी उसके सुपरसेट ऑफ C++, बट ऑब्जेक्टिव सी ये iOS डेवलपर यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर भी अपग्रेड हुआ है स्विफ्ट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर फर्स्टली जब आप बिगिनिंग स्टार्ट करते हो ना, देखो आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो फर्स्टली आप जावा से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, आपको iOS करना है तो ऑब्जेक्टिव सी, और फिर बाद में जंप हो कोथलिन और स्विफ्ट के ऊपर। तो आपको पता चलता है कि हाँ हिस्ट्री ऐसी थी और ये लैंग्वेज ऐसी यूज़ हुई, तो आपको ये पता चलेगी कि ये। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है, मान लीजिए कि आपने जावा के एप्लीकेशन क्रिएट किए है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जावा, तो आप सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, iOS की नहीं कर सकते। बट यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड एप्लीकेशन, आपने एक लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिखते हो बट डिप्लॉय करते हो मल्टीपल। एंड्रॉयड की भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो और iOS की भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। आई होप कि नेटिव एप्लीकेशन आपको पता होगा। डीप में आपको कुछ लर्न करना हो तो किसी का ब्लॉग देख लेना या यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। सेकंड हम जाते हैं हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या है, अब जो नेटिव एप्लीकेशन से 90 to 95 परफॉर्मेंस होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ये क्या करते हैं, कोड हम लिखते हैं हम एक लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर एक होता है, एक लैंग्वेज आती है रिएक्ट नेटिव और सेकंड आती है फ्लटर। आज के मार्केट में ये दो लाइब्रेरीज है वो पॉपुलर है।
अब रिएक्ट नेटिव क्या है? रिएक्ट नेटिव इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए कि आप तो एक तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख सकते हो या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख सकते हैं। आपने इसके अंदर कोड लिखा और ये आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हैं, iOS एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब वंस यू राइट कोड डिप्लॉय मल्टीपल प्लेटफॉर्म। सेकंड होता है अपना फ्लटर। फ्लटर ये क्या है? गूगल ने डेवलप किया है, क्योंकि उसके जो बैकग्राउंड में लैंग्वेज होती है वो डार्ट लैंग्वेज होती है। ये भी एक तरीके से क्या होता है, जब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो हमारे हम इसके अंदर जो कोड लिखने वाले क्रॉस प्लेटफॉर्म रिएक्ट नेटिव हो गया या फ्लटर होगा, जब ये हमारे प्लेटफॉर्म के साइड जाएगा तो उसका क्या होता है? ब्रिज कम्युनिकेशन होता है। जो हम कोड लिखते हैं जैसे कि एंड्रॉयड के लिए एक JS ब्रिज होता है। जब हमारा ये एप्लीकेशन नेटिव साइड जाएगा तो नेटिव जैसे लुक एंड फील आ जाएगी। जैसे कि आपने कुछ लेबल लिए है, इनपुट टेक्स्ट लिए हैं, तो आपको ये क्रॉस या हाइब्रिड जैसे लुक एंड फील नहीं आ जाएगा, ये नेटिव जैसे लुक एंड फील आ जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि यार आपने एक तरीके से नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया है। ओके, तो सेकंड मैंने बताया फ्लटर भी गुड है और उसका 90 to 95 परफॉर्मेंस है। ये डार्ट में लिखी जाती है और वो भी आज के मार्केट में पॉपुलर है। अब जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के अंदर। अब लास्ट पॉइंट के अंदर जो होती है ये हाइब्रिड एप्लीकेशन होती है। अब हाइब्रिड एप्लीकेशन यहाँ पर आने के लिए आपको फर्स्टली HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए। जब आप वेब डेवलपर हो, ओके, प्लेटफॉर्म वेब डेवलपर हो, तो ईजिली आप मूव हो सकते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर देखो एक होता है आयोनिक होता है, फोन गैप होता है, कोडो होता है, ये सारे लैंग्वेजेस, ये सारे प्लगइन्स आप हाइब्रिड के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। और ये आपने मान लीजिए कि अपने फ़ोन गैप के अंदर आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो आप बहुत डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, आपको iOS भी एंड्रॉयड की, बट उसका परफॉर्मेंस लो होता है और उसका लुक एंड फील वेब जैसा होता है, ना कि नेटिव जैसा। बट आपने नेटिव, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर या अदरवाइज नेटिव में किया तो होगा, नेटिव उसका परफॉर्मेंस हाई रहेगा डायरेक्ट, क्योंकि उसके जो डिवाइस की जो मैकेनिज्म होती है, जो डिवाइस की फीचर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, वो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो नेटिवली। नेटिवली इज़ गुड और आज के मार्केट में बेस्ट है। बट क्या है कि देखो क्या होता है कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कॉस्ट आती है। मान लीजिए कि आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो एंड्रॉयड का आपको डेवलपर हायर करना पड़ेगा, iOS का अलग अलग हायर करने पड़ेगा, दोनों को आपकी सैलरी पे करनी पड़ेगी। बट ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एक तो आप रिएक्ट नेटिव में डेवलप करो और ये फ्लटर में, दोनों में से कोई भी चूज़ करो और डेवलपमेंट करो और दोनों प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करो, और उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा 95 to 95% कम डिक्रीज होता है, बट इज़ गुड ना। देखो क्लाइंट के साथ दोनों भी एप्लीकेशन जा रही है और फीचर मनी के लिए भी गुड है कंपनी के लिए। तो आज के मार्केट में देखो, आज के मार्केट में दोनों को भी स्कोप है, फ्लटर के भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, रिएक्ट नेटिव को भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। बट यहाँ पर एक आपको एक डिसएडवांटेज आ जाएगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव आई थिंक 2013 में आया था और फ्लटर आई थिंक 2016 या 17 आया होगा। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जब 2013 में आए तो उसके डेवलपर्स, उसके कम्युनिटी कितने रहेंगे। मान लीजिए कि इनकेस आपको कुछ क्वेरी आ रही है, क्वेरी आ रही है, तो हमेशा याद रखना कि आप जो फेसबुक के जितने ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर ज्वाइन होना। ओके, मेरे भी मल्टीपल्स ग्रुप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आपको कुछ क्वेरीज आ गई, ओके, क्वेरीज आने के बाद यहाँ पर आप ग्रुप के अंदर ग्रुप कहाँ मिल जाएगी आप पता नहीं मुझे, आई नो या ओके, तो ये ग्रुप सारे क्रिएट हुए, इसके अंदर मैंने ज्वाइन भी कर दिए। तो देखो सारे रिएक्ट के लिए रिएक्ट ग्रुप है, रिएक्ट नेटिव के लिए रिएक्ट नेटिव का ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना हमेशा, क्योंकि आपको डेवलपमेंट टाइम मल्टीपल क्वेरीज आती है और कुछ आपको डाउट आती है तो डायरेक्टली आप ग्रुप पर डाल सकते हो और ग्रुप से इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है। अब रिएक्ट नेटिव क्या है कि रिएक्ट नेटिव पॉपुलर है और उसकी कम्युनिटी बहुत है और उसका डेवलपर भी बहुत है। मान लीजिए कि इनकेस आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते समय, आपने फेसबुक ग्रुप के अंदर डाला तो इमीडिएटली आपको उसका सोल्यूशन कोई ना कोई बताएगा, तो आप इजीली डेवलपमेंट कर सकते हो। अब फ्लटर क्या है, ये लेटेस्ट आया है, उसके रिलेटेड कुछ आपको इजीली सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन है, बट आपको किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट किस क्रिटिकल लगी या कुछ लगी तो थोड़ा सा हेवी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट कवर हो गए, रिएक्ट क्या है, फ्लटर क्या है, और मैंने आई थिंक हाइब्रिड भी एक्सप्लेन किया। हाइब्रिड आपको
आयोनिक, फोन गैप और कोडवा से आप डेवलपमेंट कर सकते हो। बट इसका जो लुक एंड फील होता है ये एक तरीके से वेब, मतलब आप मोबाइल की साइट आप वेब एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, इसे ही लुक एंड फील होता है। तो इसको भी स्कोप है, नॉट ए जॉब, बट एज कम्पेयर टू नेटिव और ये इसके क्रॉस प्लेटफॉर्म को आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, सेकंड था बेनिफिट ऑफ एमसीए। ओके, बेनिफिट ऑफ एमसीए जैसे कि मैंने बताया कि देखो किसी कंपनी, देखो मैं तो एक दो कंपनी में रिजेक्शन इसलिए हुआ कि मेरा एमसीएस नहीं था ऐसे भी हो सकता है, कोई कंपनी ऐसे हो सकती है कि उनको एमसीएस कैंडिडेट चाहिए। ओके, बट वंस यू अचीव 5 years कंप्लीटेड देन मैटर नहीं होता कि आपकी एमसीएस क्या है और बीसीएस क्या है। देखो शुभम को ऑलमोस्ट 5 years हो गए, मुझे भी 5 years हो गए, तो हमें कंपनी अनदर पूछी नहीं कि आपका एजुकेशन क्या है, हमें क्या पूछेगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस पर काम किया है। वंस यू अचीव द 4 to 5 एक्सपीरियंस, क्योंकि आप 4 जब आपका 5 years कंप्लीट होता है तो आप एक सीनियर डेवलपर बनते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज कैसे यूज़ होते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड मतलब सारा प्लेटफॉर्म। जब आप 5 years के हो जाते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद आपको मैटर नहीं होता कि एमसीए और एमसीएस होना चाहिए, नहीं, बट फर्स्ट ऑफ तो आपकी बेटर मतलब फाइनेंशियल कंडीशन होगी तो बेटर रहेगा कि एमसीएस भी बेटर है, क्योंकि एमसीएस के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज अगेन इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फोटोज रिलेटेड हो, कुछ तो लाइब्रेरीज है। देखो लर्निंग के लिए बहुत सारे हैं, तो आप एमसीएस कीजिए फिर बाद में, बट आपकी फाइनेंशियल थोड़ी लो है, इमीडिएटली आपको जॉब करना है या आपको कुछ अचीव करना है, तो आप बीसीएस के भी ऊपर से स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। हाउ टू गेट अ फ्रेशर जॉब इन एमसीएस। देखो अभी सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी आपको एमसीएस एमएनसी कंपनी में जॉब करना है ना, तो फर्स्टली आप ये यूडेमी की कोर्स है या कोई भी यूडेमी प्रिपेयर करूँगा मैं, इसका एक कोई भी कोर्स आप परचेस करना, कॉस्ट नहीं ज़्यादा, अराउंड 1000 या 2000 के लेस में आपको कोई भी रिएक्ट का कोर्स मिल जाएगा, एंगुलर का मिल जाएगा, बैक एंड नोड जेएस का मिल जाएगा। आप एक बार कोर्स रेफर करना, उसकी स्टडी करना, और वंस यू अचीव द मतलब आपको आइडिया तो आ जाएगी कि एक्चुअली क्या चलता है, कैसे चलता है। फिर बाद में आप क्या करना, आपको आया तो आप डायरेक्टली अप्लाई करना एमएनसी कंपनी में और स्टार्टअप कंपनी में, देन आप एक्चुअली ईजिली अचीव कर सकते हो। या प्रेशर देखो टीसीएस कंपनी में कभी कभी ओपनिंग भी रहती है बीसीएस के ऊपर, तो आप यस अप्लाई भी कर सकते हो। या नो नो नो, यस करेक्ट करेक्ट, हाँ स्ट्रगलिंग, गुड, यस करेक्ट, या तो एक्चुअली देखो जो एमएनसी कंपनी थी, जैसे सुबह ने बताया, तो क्या होता है कि एमएनसी कंपनी आपको हायर करती है, फिर बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भी आपको वो मतलब सैलरी पे करती है। मान लीजिए कि कुछ ना कुछ अमाउंट देती है, जैसे कि 4 lakhs 5 lakhs पैकेज ट्रेनिंग देती है 1-2 मंथ, फिर बाद में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, वंस ट्रेनिंग कंप्लीट देन आपको किसी एक टीम के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड किसी के अंदर प्रिपेयर कर सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्किल इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर भी जाओ स्किल डेवलपमेंट करो। स्किल डेवलप नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। टेक्नोलॉजी देखो लर्निंग के लिए बहुत सारा है, और आपको खुद का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। देखो इस आईटी फील्ड में सैलरी बहुत है, आपको जितना आपको याद मतलब ये नहीं होगा उतना सैलरी मिल जाएगा, बट आपको खुद लर्न करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें खुद लर्न करना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी आपको मान लीजिए कि अभी शुभम और मैं आपको कोई टीच करने नहीं आऊँगा कि तुम ये रीड करो, ये टेक्नोलॉजी रीड करो, नहीं, आपको खुद का लर्न करना पड़ेगा, खुद को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आप अचीव करना पड़ेगा। या गाइस आई होप कि सारे पॉइंट कवर हुए होंगे। तो इसके रिलेटेड और कुछ डाउट हो तो ज़रूर मुझे पूछे, तो जल्दी पूछे थोड़ा सा क्या क्या है, प्लीज़ पार्डन अगेन।
डॉक्युमेंट स्टोअर करायचं आपल्या डेटाबेसमध्ये. ओके, इमेजेस ये सगळे का देखो, उसके लिए आपको क्या होता है कि अब देखो बैकएंड साइड एक होता है, एक होती है रेस्ट एपीआई, एक होती है ग्राफक्यूएल. आज के टेक्नोलॉजी दोनों में भी मोस्ट है. अब रेस्ट एपीआई क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों क्या है, फ्लटर इज लेटेस्ट है. तो रेस्ट एपीआई इज मतलब ओल्ड है, और सेकंड है आपकी ग्राफक्यूएल. सही है. तो ग्राफक्यूएल इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो मैं ये ग्राफक्यूएल आपको एक्सप्लेन भी नहीं करता, बट आप एक ध्यान रखना, नोट में लिख देना कि ग्राफक्यूएल ऑल्सो द टेक्नोलॉजी है बैकएंड साइड. अब हम बात करते हैं रेस्ट एपीआई के अंदर. तो आपका जो क्वेश्चन था कि आप कह रहे हैं कि मुझे फ्रंट एंड साइड से कोई इमेज है, कोई फाइल है, आपको स्टोर करनी है आपके डेटाबेस के अंदर. ओके, तो देखो आप दो वे से आप स्टोर कर सकते हो. देखो बिजनेस आपका दिन, आपको जो ब्रेन कैसे भी आपको यूज़ कर सकते हैं. एक तो उस जो फाइल आपने क्रिएट की, आपने जो ये क्लाइंट साइड से फाइल से आपने क्लिक किया और एक्सेप्ट कर दिया, उसको बेस 64 में कन्वर्ट करो. बेस 64 जो स्ट्रिंग आ रही है वो स्ट्रिंग आप डेटाबेस में स्टोर करो. एक वे. सेकंड वे ये एक है कि आपने AWS आपने यूज़ किया होगा, या आप अजूर यूज़ हुआ. अब AWS के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक स्टोरेज एक नाम की एक सर्विस होती है. स्टोरेज के अंदर आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो. स्टोरेज के अंदर आप आपके इमेजेस स्टोर कर सकते हो, फाइल स्टोर कर सकते हो, उसका पाथ स्पेसिफिक बकेट के अंदर. और अजूर के ऊपर यहाँ पर आता है कंटेनर के अंदर ही आते हैं ब्लॉक, उसके अंदर आप सिमिलर. देखो यहाँ पर जो होती है एक सर्विसेज होती है, सब कुछ ये सारी सर्विसेज होती है. मतलब आपको कोड डिप्लॉय करना तो CI/CD सर्विस यूज़ होनी आनी चाहिए. आपको फाइल स्टोर करनी होगी तो स्टोरेज सर्विस आनी चाहिए. फिर बाद में आपको कोई आपकी एप्लीकेशन पब्लिश करनी है तो उसके लिए राउटर आनी चाहिए, राउटर आपको पता होनी चाहिए. तो देखो AWS के अंदर मल्टीपल सर्विसेज है. लैम्डा है, लैम्डा के अंदर इवेंट है, फिर बाद में फंक्शंस है. मतलब हर रिक्वायरमेंट वाइज सर्विसेज है. वो सर्विसेज आपको अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए. मान लीजिए कि फ्रंट एंड से आपने एक इमेज सिलेक्ट की, एक वे है बेस 60 के अंदर कन्वर्ट करो, डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट स्टोर करो. जब स्टोर के अंदर आ रहे तो Node.js बिटवीन है, Node.js फिर बाद में जब आप बेस 16 के फाइल एक्सेस करेंगे डायरेक्टली फ्रंट एंड को, फिर बाद में फाइल फॉर्मेट में सेट करो. सेकंड ये है कि डायरेक्टली फाइल सिलेक्ट करो, जो फॉर्म डेटा आता है एक यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की एक फॉर्म डेटा आता है, उसके अंदर ऐड करो डॉट अपेंड उसका फाइल का नाम क्या है, पाथ क्या है, साइज क्या है, वो पूरा ऑब्जेक्ट बैकएंड साइड पास करो Node.js के अंदर. और पूरा फिर बाद में एक सर्विस कोई भी यूज़ करो, अजूर की या AWS की, उस अजूर के स्पेसिफिक कंटेनर और स्पेसिफिक आप ब्लॉक के अंदर आप दो फाइल स्टोर कर सकते हैं. स्टोर करने के बाद उसका आपको पाथ मिलेगा रिटर्न. वो पाथ आपको अपडेट करना है आपके डेटाबेस स्पेसिफिक रो के अंदर. तो आपको पता चलेगा कि अप्पा साहिब एक यूज़र है, अप्पा साहिब का एक ये रिकॉर्ड है, और उसका जो फाइल है वो फाइल हमने इस पाथ पर स्टोर कर दी. मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम मैं क्लाइंट हूँ, मुझे वो फाइल डाउनलोड करनी है, तो आप क्या पास करेंगे बैकएंड साइड से, उसका पाथ आपको पता है डेटाबेस में हमने स्टोर किया है, और ये अजूर या AWS पर स्टोर किया है, उसका पाथ आप क्लाइंट साइड को पास करेंगे. जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्लाइंट साइड क्या करेगा, डायरेक्टली उस पाथ से फाइल डाउनलोड करेगा. गॉट इट योर आंसर? ओके, एनीवन गाइस, एनीवन क्वेश्चन? कोई भी पूछो, बिंदास पूछो, डोंट वरी. देखो मैं शुभम बहुत बेसिक से आया हूँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, बट हमने स्ट्रगल किया, हम अचीव हो गए. स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई कुछ भी बोलो, डोंट वरी, हमें आप पर खुद का विश्वास होना चाहिए. हमें आता है, हम लर्न करेंगे. दैट्स इट. ओके, देखो आप जो कोड करते हो, मैंने बताया कि सर्वर साइड जो होती है, सर्वर साइड आपका Node.js के अंदर कोड लिखते हो, फिर बाद में वो कोड आपका AWS पर पब्लिश होना चाहिए. मतलब आपने लोकल सिस्टम पर काम किया, सही है, बट ये सर्वर के साइड क्लाइंट को कुछ दिखाना है, क्लाइंट को आपकी बैकएंड का कोड एक्सेस करना है, तो आपको AWS पर डिप्लॉय करना पड़ेगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट. मतलब आप पब्लिकली पब्लिश कर रहे हो डिप्लॉय करने के लिए, क्लाइंट टू सर्वर. वंस यू सर्वर आपने AWS पर डिप्लॉय कर दिया, तो आप कहीं पर भी, कहाँ पर भी, किसी भी साइट, किसी भी प्रोजेक्ट पर वो उसकी APIs, उसका बैकएंड का कोड आप इजीली एक्सेस कर सकते हो.
देखो AWS में प्रेशर आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, अजूर AWS सिर्फ आप ध्यान याद रखना कि हमें आगे जाके ये लर्न करना है। आप सिर्फ अभी प्रेशर करें, मैं एक तो बिगनिंग के लिए आपको फ्रंट एंड और रिएक्ट ही प्रिपेयर करूँगा। कोई प्लेटफॉर्म मत चूज़ करो, कोई डिज़ाइनर मत चूज़ करो। हाँ देखो डिज़ाइनर के लिए जो हमारी गर्ल्स होती है, गर्ल्स के लिए बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव होता है कि हम डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्किल होते हैं वो डिज़ाइन के लिए बेटर हो सकता है। हम बॉयज़ लोग क्या कर सकते हैं, एक डेवलपर, बॉयज़ भी डिज़ाइनर हो सकते हैं बट मेरा सजेशन ये है कि बॉयज़ इज़ डेवलपर और गर्ल्स उनका कोडिंग लैंग्वेज अच्छी है तो वो भी डेवलपमेंट बन सकती है, बट वो डिज़ाइनिंग के लिए क्योंकि उनका अब डिज़ाइनिंग के अंदर कौन सा कलर कहाँ पर फिट होना चाहिए, कौन सा कलर किस पर कलर के अंदर मैच होने के बाद क्लाइंट को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, वो बेटर वे से गर्ल्स अंडरस्टैंड होती है। तो डिज़ाइनर गर्ल्स ही बन सकती है, मतलब उनको ज़्यादा आइडिया होती है या जस्ट मैं जब कर रहा था, डोंट वरी। ठीक है, एनीवन गाइस क्वेरीज? ओके, सेकंड क्वेश्चन योर जावा और रिएक्ट। डोंट वरी, यू एक्चुअली देखो आपका इन हैंड आपको जावा के अंदर बेटर ये मतलब आपको आ रहा है जावा बेटर है तो आप जावा की साइड भी जा सकते हो। जावा के लिए भी बहुत सारे ओपनिंग है। इन केस आपको रिएक्ट आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट बेटर है आपका, तो आप रिएक्ट की साइड जा सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन इजीली मतलब आप समझ लेते हो कि मोबाइल की क्या क्या हार्डवेयर एक्सेस करने हैं, जैसे कैमरा एक्सेस करना है, नोटिफिकेशन एक्सेस करनी है, आपको मोबाइल साइड भी जा सकते हो। बट मेरा ये प्रिपेयर रहेगा कि देखो मैं सैलरी की थोड़ी कंपेयर करना चाहता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन इज़ बिग सैलरी, सेकंड इज़ वेब एप्लीकेशन। देखो ऐसा होता है, चलो तो आप मतलब देखो इंटरेस्ट दोनों का भी सेम है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी फॉर माई साइड। एक्चुअली वेबसाइट का भी जो इंटरप्राइज होती है उसके साइड जो एडमिन पोर्टल होते हैं बहुत सारे बिग होते हैं, तो आप वेब के भी जा सकते हो मोबाइल के लिए। देखो आपको करियर दोनों में भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर मान लीजिए कंसिडर कीजिएगा अपने रिएक्ट पर गए और एक साल के बाद आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जावा पर जाना चाहिए था, नहीं मुझे रिएक्ट पर जाना चाहिए था। देखो आप रिएक्ट के अंदर गए ना, ये सिर्फ रिएक्ट मतलब एक लैंग्वेज नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल फ्रेमवर्क है, वो आपको अचीव करना है। देखो रिएक्ट इज़ ओनली वन स्टेप, जैसे कि आपने 12 पास किया और BCS फर्स्ट ईयर को आपने एडमिशन लिया, वैसे ही रिएक्ट इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको रिडक्स सीखना है, मोबेक सीखना है, टेलविन CSS सीखना है, उसके ऊपर बहुत सारी स्टेप है। तो ये आप वंस यू लर्निंग वन स्टेप तो आपके दिमाग में कभी जावा ये आएगा ही नहीं। वंस यू गोइंग टू जावा साइड, तो जावा के साइड फिर बाद में स्विंग आता है, हाइबरनेट आता है। देखो आपने अभी प्रेशर हो, आपको 5 साल के बाद आप कहाँ पर अचीव करना चाहते हो, तो 5 साल के बाद आप कहाँ मतलब आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क आते हैं। वो एक लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज नहीं होती, उसके अंदर मल्टीपल वर्जन होते हैं, लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म होते हैं, वो आपको अचीव करके लर्न करके आगे जाना है और एक दिन आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, ना कि डेवलपर। देखो आपको ये प्रोजेक्ट डेवलपर का जो डेवलपमेंट कर रहे हो आपको स्किल पता है क्या है कैसे है। जब आप 10 साल के एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना तो आपको टीम हैंडल करनी आनी चाहिए, 10 लोगों की, 5 लोगों की, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। बट कभी आप देखो सबसे बैड वे में तो ये कहूँगा कि मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल इस पर काम किया रिएक्ट के ऊपर, फिर बाद में जा रहे हैं आप जावा के ऊपर, इट्स गुड। देखो आप टेक्नोलॉजी स्विच कर सकते हो बट उस लेवल की उस पैकेज पर जाओ। मान लीजिए कि आपने अभी अपने 4 लाख पर रिएक्ट का पैकेज लिया, ओके, और फिर बाद में आपने अगेन 4 लाख का जावा का पैकेज अचीव करें, इट्स नॉट गुड वे। आप जावा का पैकेज मूव हो सकते हैं बट ऊपर का पैकेज होना चाहिए कम से कम 8 to 10 लाख का। फिर बाद में आप मान लीजिए रिएक्ट के ऊपर आगे ना आना चाहते हो बट उसका पैकेज ऊपर ही होना चाहिए। सिमिलर पैकेज कभी नहीं होना चाहिए और सिमिलर लैंग्वेज पैकेज मिल रहा है तो आप लैंग्वेज मत छोड़ो, उस लैंग्वेज के अंदर टेक्नोलॉजी लर्न कर लो और ऊपर जाओ। ठीक है,
और शुभम कोई और क्वेश्चंस? नो 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 नो, नॉट प्रॉब्लम। देखो, मुझे ही 12%। ओके, देखो मुझे जो मिली थी 12%, 47 का बंदा आपके पास है और मेरा ही BCS हुआ है, MCS नहीं हुआ। एज अ रियल एग्जांपल। तो देखो, जो बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज में क्राइटेरिया होता है इस गुड, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, फिर बाद में आपकी TCS हो गई, इसके अंदर क्राइटेरिया होते हैं। तो देखो, उसके अंदर क्राइटेरिया होता है, तो वो मतलब उसके तरह का वहाँ पर जाना ही मत। जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, मिडलवेयर कंपनीज होती है, उनको ये नहीं है, क्या नहीं, उसका क्राइटेरिया नहीं है। इन केस वो आपको हायर नहीं कर रहे, तो आप क्या करना, इंटर्नशिप करना। किसी भी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मत इम्पोर्टेंट है। 6 मंथ की इंटर्नशिप करना, फ्री ऑफ कॉस्ट करना या पेड इंटर्नशिप करना। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको नॉलेज अचीव करना। इंटर्नशिप करो, वंस यू गेटिंग द इंटरव्यू इंटर्नशिप, देन आप किसी भी कंपनी में जाके आप सिलेक्शन हो सकते हैं। स्टार्टअप में। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आईटी में आना है तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, प्रेशर में आपको ऐसा लगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कुछ मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो इट्स गुड फॉर 1-2 ईयर्स। आप 1-2 ईयर्स स्टार्टअप के में कवर कर सकते हो। बट आफ्टर यू अचीव द 4 या 5 ईयर्स, तो आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आपके क्लाइंट आउट ऑफ द इंडिया होते हैं, तो कम्युनिकेशन डायरेक्टली, क्योंकि आपको 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होगा, तो आपको कम्युनिकेशन भी आना चाहिए क्लाइंट के साथ। तो इसलिए, और मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब टीम में काम करते हो, तो टीम के जो कॉल्स होते हैं, डेली कॉल्स होते हैं, उसके अंदर आप कम्युनिकेशन या एवरीडे इंग्लिश में होता है, तो इजीली आप लर्न कर सकते हो और इजीली आपका वे ट्रैक उस साइड पर जाएगा। बट आप ध्यान में रखना कि आपको इंग्लिश भी कम्युनिकेशन गुड होना चाहिए। यस, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, करेक्ट, यस। या करेक्ट। देखो, सारे गोष्ट अच्छी होती है, आप इजीली लर्न कर सकते हो। एंड उसके बाद मान लीजिए कि आपको 1 to 5 years का एक्सपीरियंस आ गया, तो आप ही हमें कहेंगे कि शुभम ऐसा नहीं ऐसा है, आपका सर ऐसा नहीं ऐसा है। ये होता है एक्चुअली। बट लर्निंग मत छोड़ना, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आईटी में। करेक्ट। सेकंड पॉइंट ये हाँ, सेकंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि इन केस, मतलब ये मतलब किसी के साथ नहीं हो सकता, बट मैं इन केस कह रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपके पास कोई जॉब नहीं मिल रहा है,
तो आप क्या करो, ग्रुप ज्वाइन करो, फ्रीलांसर साइट है उसके ऊपर आपका बेटर वे से ये करो, आप क्लाइंट फाइंड करो, और विदाउट कंपनी आप फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, बेटर वे से अमाउंट अचीव कर सकते हो। आप 1 आवर का वो अमाउंट दे के आप प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। देखो, आपके पास स्किल हो ना तो आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। कंपनी इज ओनली फॉर योर इनकम। आपके पास स्किल हुआ तो आप फ्रीलांसर कर सकते हो, या कोई थर्ड पार्टी का किसी के साथ प्रोजेक्ट सेपरेटली लेके आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ये भी तरीका है। या गो फॉर कंटिन्यू फॉर। ठीक है। या ओके। या गाइस, तो मुझे निकलना है, सॉरी फॉर, बट मुझे कुछ फॉलो करना है, या मुझे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे तो आई होप कि आप शुभम जी आपको देगा। और मैं यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर भी मुझे कमेंट करना, फॉलो करना, तो आई होप जिससे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सॉरी फॉर गाइस, मुझे जाना है एक्चुअली। या ओके, थैंक यू गाइस।